स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, यानी कि इसी को कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री इंग्लिश में। ये वीडियो क्लास 12th के लिए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं। इस वीडियो में हम सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन के पूरी किताब, पूरे जो पार्ट है उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। एक वीडियो देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस चैप्टर के रिलेटेड। देखिए इस वीडियो के अंदर हम बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न यानी कि पूरा चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लगा के ऑब्जेक्टिव से लगा के लॉन्ग क्वेश्चन तक। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसमें क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो हमारा पेपर आता है उसमें लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है और इस चैप्टर से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लघुत्तरी प्रश्न आते हैं, क्योंकि उन प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो समझिए आप लोगों के लिए बिल्कुल हीरे के समान क्वेश्चन हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम इसी प्रकार चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और सॉल्व पेपर आपका रिवाइज कराएंगे और अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराएंगे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर सॉल्व करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न, फिर सॉल्व करेंगे हम लघुत्तरी प्रश्न, फिर सॉल्व करेंगे हम दीर्घोत्तरी प्रश्न विद आंसर के साथ। ऐसा नहीं हम आपको क्वेश्चन बता के चले जाएं, आप इधर उधर भटकते फिरें। हम आपको विद आंसर के साथ अच्छे से समझाएंगे और आप अपने जो भी क्वेश्चन हम समझाएं उनको नोट के साथ नोट्स बना लेना और हम जो क्वेश्चन और परिभाषाएं समझाएंगे उनको विद चित्र की सहायता से आपको समझाएंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन जो हमारा है कहता है कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय, यानी कि जो हमारा कोहरा इस समय सर्दियों में पड़ता है एक किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है। क्या द्रव में गैस का है, या गैस में द्रव का है, या द्रव में द्रव का ही है, या द्रव में ठोस का कोलाइडी निकाय, यानी कि कोहरा जो है किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है। तो हम बता दें जो कोहरा होता है वो किस प्रकार का कोलाइडी निकाय, जो कोहरा होता है वो हमारा किस प्रकार का होता है। कोहरा जो होता है गैस में द्रव का कोलाइडी निकाय होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझना। और ये क्वेश्चन लगभग बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। कहता है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। ये जो कोलाइड दिए गए इनमें से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड नहीं है, नेचुरल कोलाइड नहीं है। देखिए पहला दिया गया रक्त। क्या रक्त आप घर में बना सकते हैं अपने आप? नहीं बना सकते ना, तो ये भी नेचुरल है। तो ये विकल्प बिल्कुल गलत है। NaCl ये भी नेचुरल है, प्रकृति से प्राप्त होता है। शर्करा ये भी एक तरीके से नेचुरल ही है। लेकिन क्या साबुन नेचुरल है? देखिए इसका मतलब समझिए, साबुन का फार्मूला क्या होता है? C17H35 COONA होता है। लेकिन यहाँ पर R की जगह पे हमें क्या रखना है? C17H35। सिर्फ इसके जो लास्ट का है वो दिया गया है, आपको सेंस लगाना है। तो इसमें क्या साबुन जो है प्राकृतिक निकाय होता है? तो नहीं होता है। तो स्टूडेंट इसमें कौन सा सही हो जाएगा? चौथा आंसर इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्या कहता है? जब वायु प्रक्षेपण माध्यम में होती है, जो वायु है वो कैसे माध्यम में? प्रक्षेपण माध्यम में, तो बना हुआ कोलाइडी साल क्या कहलाता है? क्या एल्कोसाल कहलाता है, या हाइड्रोसाल कहलाता है, या फिर कहलाता है बेंजोसाल, या फिर एरोसाल कहलाता है। यानी कि जो वायु है तब प्रक्षेपण माध्यम में हो तो बना हुआ साल हमें क्या कहलाएगा? तो वो जो साल बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो साल हमें कहलाएगा एरोसाल। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन से कनेक्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल कनेक्टिंग क्वेश्चन है। झाग तथा फोम किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? जो झाग और फोम होते हैं वो किस प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं? गैस में द्रव का होता है, या द्रव का होता है, या द्रव में गैस का होता है, या फिर गैस में ठोस का होता है। अब झाग की बात करें, जो झाग होता है वो किस प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है? जो झाग हमारी जो होती है वो किस प्रकार की? जो झाग होती है वो द्रव में गैस का कोलाइडी विलयन होता है। तो ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
देखिए स्टूडेंट, जो पांचवा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो देखिए, ब्राउनी गति का कारण क्या है, ब्राउनी गति किस कारण पर होती है। देखिए पहला ऑप्शन हमें दिया गया है, द्रव अवस्था में तापमान पर उतार चढ़ाव। क्या द्रव यानी कि जो द्रव अवस्था होती है उसमें तापमान का जो उतार चढ़ाव होता है उसके कारण ब्राउनी गति, तो उसके कारण तो नहीं होती है, तो ये विकल्प तो गलत है। कोलाइडिक कणों का, कोलाइडिक कण जो होते हैं उनके आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, ये भी नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। परिक्षेपण माध्यम में अणुओं का कोलाइडिक कणों पर संघत्त, यानी कि जो कोलाइडिक कण होते हैं परिक्षेपण माध्यम में अणुओं का कोलाइडिक कणों पर संघत्त होता है, तो हमारा ये विकल्प सही होगा, कोलाइडिक कणों के आकार पर भी निर्भर नहीं करती है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की पर्पिल ऑफ कैसियस है। पर्पिल ऑफ कैसियस क्या है, FeOH का होल्थराइज साल है, या AU साल है, या AS2S3 साल है, या सल्फर साल है। अगर पर्पिल ऑफ कैसियस की बात की जाए तो किस प्रकार का साल है, अगर पर्पिल ऑफ कैसियस की बात की जाए तो AU साल होता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये समझिए, ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर उठा के देखेंगे, दिया गया है A B C तथा D साल को गोल्ड साल, यानी कि जो ABCD साल दिए गए हैं, गोल्ड संख्या क्रमशः इतनी 0.001, 0.015, 20 तथा 25 हैं। सबसे प्रभावी रच्छी कोलाइड कौन सा है। देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है 1/, स्वर्ण संख्या। जब आप ये सूत्र लगाएंगे 1/, स्वर्ण संख्या, तो सबसे अधिक किसका आएगा, तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावी की बात की जाए तो हमारा जो पहला वाला होगा वही तो सबसे अधिक प्रभावी होगा, यानी हमारा पहला विकल्प इज द राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हमने इस वीडियो में लिए हैं, देखिए अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, जो हमारा पहला अति लघुत्तरीय क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है द्रव स्नेही साल। जो द्रव स्नेही साल होता है, द्रव विरोधी साल जो होता है उसकी अपेक्षा अधिक स्थायी क्यों होता है, यानी कि द्रव विरोधी से द्रव स्नेही अधिक स्थायी जो होता है क्यों होता है, आपको सिद्ध करना है। देखिए अगर द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड की बात की जाए तो इसमें कौन अधिक स्थायी होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए द्रव स्नेही साल जो होता है अत्यधिक जलयोजित होता है। जो द्रव स्नेही साल होता है, जो द्रव स्नेही साल है वो अत्यधिक कैसा होता है, जलयोजित होता है, तथा जलयोजन के कारण, जो जलयोजित होगा तो जलयोजन के कारण ही अधिक स्थायी होता है। और इसका सबसे मुख्य बात है कि इसका जल्दी स्कंदन नहीं होता है, इसका आसानी से स्कंदन नहीं होता है, जबकि द्रव विरोधी साल में ऐसा नहीं होता है। तो ये कैसा होगा, द्रव विरोधी साल जल्दी स्कंदित हो जाएगा, जलयोजित नहीं होगा, तो इस प्रकार का जो साल होगा द्रव विरोधी साल कहलाएगा। इसी कारण द्रव विरोधी साल कम स्थायी होता है द्रव स्नेही साल से, यानी कि जो द्रव विरोधी साल है वो द्रव स्नेही साल से कम स्थायी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कोयले की खानों में उपयोग किए जाने वाले गैस मास्क में सक्रियत चारकोल की क्या भूमिका होती है, यानी कि कोयले की खानें जो होती हैं वहाँ पर जो मास्क जो उपयोग किए जाते हैं, गैस मास्क, उसमें सक्रियत चारकोल मिला होता तो उसकी उसमें क्या भूमिका होती है। देखिए सक्रियत चारकोल क्या होता है, खानों में जो लेबर या जो मजदूर जो काम करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो विषैली गैसें निकलेंगी, क्योंकि कोयले की खान है तो वहाँ पर जो भी विषैली गैसें निकलती हैं वो अपने पृष्ठ पर क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। कौन, जो यानी कि जो सक्रियत गैस का मास्क होता है उसमें चारकोल जो होता है अपने कोयले की खानों में चारकोल उपस्थित विषैली गैसों को अपने पृष्ठ पर क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। 10 नंबर क्वेश्चन, यानी कि जो नदियों में देखिए नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले की बात की जाती है, से पहले डेल्टा का निर्माण क्यों करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं क्यों, ये क्वेश्चन है बोर्ड में वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। इस पर आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या आंसर पेपर अगर आप सॉल्व करते होंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन काफ़ी बार मिला होगा और कई बार मिला होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है कि देखिए जिस स्थान पर नदियाँ तथा समुद्र मिलते हैं,
ठीक है। तो क्या होता है उस स्थान पर, देखिए जो नदी होती है तो उसमें मिट्टी व रेत के विशाल कण होंगे, और जो समुद्र में होता है तो उसमें जो एकत्रित हो जाएंगे तो एक विशाल जो होता है एक भंडार बन जाता होगा। लेकिन बात की जाए नदियों में, नदियों के जल में क्या होता है, मिट्टी होती है, रेत होता है, कोलाइडी कण होते हैं, जो कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। और जो समुद्र होता है उसमें जो आयन होते हैं, जैसे नमक हो गया, Na पॉजिटिव आयन हो गया, Mg आयन हो गया, सी एक कैल्शियम आयन हो गया। तो ये जो आयन होते हैं, तो जब नदी और समुद्र आपस में मिलते हैं, संपर्क में आते हैं, तो ये जो आयन होते हैं वो क्या करते हैं, ऋणावेशित जो ऋणावेशित होता है उनको नष्ट कर देते हैं, ऋणावेशितों को नष्ट कर देते हैं कोलाइडी को, जिससे क्या होता है कि एक जो इस प्रकार की डेल्टा जो उपस्थित होती है इन्हें नष्ट कर देता है। तो क्या करता है कि इसी कारण जो स्कंदन हो जाता है, इसके कारण जब नष्ट हो जाती है तो क्या होता है, स्कंदन हो जाता है, और स्कंदन के कारण ही क्या हो जाता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं। देखिए जिस स्थान पर नदियां तथा समुद्र, देखिए जिस स्थान पर नदी और समुद्र मिलते हैं, मान लीजिए ये नदी इधर से आ रही, ये समुद्र है, यहाँ पर जब ये मिलेंगे तो क्या होगा, उस स्थान पर मिट्टी तथा रेत के विशाल भंडार, यहाँ पर मिट्टी और रेत के क्या होंगे, विशाल भंडार जो होंगे वो एकत्रित हो जाएंगे। इसी को डेल्टा कहते हैं। एकत्रित हो जाने को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ये क्वेश्चन आप समझिए एक अलग क्वेश्चन बन रहा है कि डेल्टा किसे कहते हैं। तो वहाँ पर आप लिखेंगे नदी तथा समुद्र। देखिए नदियाँ तथा समुद्र के उस स्थान को डेल्टा कहते हैं जहाँ पर मिट्टी तथा रेत के विशाल कण एकत्रित होकर एक भंडार रूपी चट्टान बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। देखिए और बात की जाए नदी, देखिए नदी के जल में मिट्टी तथा रेत के कोलाइडी कण रहते हैं, हमने जो बताया वही समझिएगा। देखिए आगे बढ़ा लीजिए पहले आप इसको। देखिए नदी के जल में मिट्टी तथा रेत के कोलाइडी कण रहते हैं। जो नदी की मिट्टी होती है, नदी के जल में जो होता है वो मिट्टी तथा रेत के कण रहते हैं जो ऋणावेशित होते हैं। कैसे होते हैं, ऋणावेशित यानी कि निगेटिव होते हैं। परंतु समुद्र के जल में उपस्थित धनायन जैसे पॉजिटिव आयन होंगे, तो Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव, Ca डबल पॉजिटिव, यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं। जब नदी का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है, यानी कि जो नदी का जल है समुद्र के जल में के जब संपर्क में आता है तो क्या होता है, तो नदी के जल में उपस्थित ऋणावेशित कण समुद्र के जल में उपस्थित धनावेशित आयनों द्वारा नष्ट कर देते हैं। धनावेशित कण जो होते हैं उनके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। कौन, जो नदी के ऋणावेशित कण होते हैं समुद्र के जल में उपस्थित धनावेशित आयनों के द्वारा क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण स्कंदन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, स्कंदन हो जाता है तथा डेल्टा का निर्माण भी हो जाता है। तो आई होप स्टूडेंट एक कठिन से कठिन क्वेश्चन आपको हमने सरल से सरल भाषा में लिखाया तो आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो आपसे 4 नंबर में पूछे जाएंगे। देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है आप देख लीजिए, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। देखिए भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, ये क्वेश्चन आप देखिएगा कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चाहे अभी आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना, तो वहाँ पर आपको ये 4 से 6 बार बोर्ड एग्जाम में आया है क्वेश्चन, 100% गारंटी है। देखिए भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण हमने बिल्कुल आपके लिए सरल पॉइंट लिखे हैं, सरल पॉइंट लेकर आए, बस आप इन्हें अच्छे से समझ लेना। देखिए बात करें कि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, वंडरवाल बल उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो भौतिक अधिशोषण होता है या वंडरवाल बलों के कारण ही उत्पन्न होता है। कौन, भौतिक अधिशोषण में कौन से बल होते हैं, वंडरवाल बल्स पाए जाते हैं, वंडरवाल बलों के कारण। ठीक है। अगर रासायनिक अधिशोषण में बात की जाए तो इसमें कौन से बंध होते हैं, रासायनिक बंध बनने के कारण उत्पन्न होता है। कौन, रासायनिक अधिशोषण। देखिए नेक्स्ट दूसरा नंबर, इनकी जो प्रकृति होती है वो विशिष्ट नहीं होती है। जो भौतिक अधिशोषण होता है इनकी प्रकृति जो होती है वो विशिष्ट नहीं होती, कोई खास नहीं होती है। लेकिन अगर इसकी रासायनिक अधिशोषण की बात की जाए तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, विशिष्ट होती है और कुछ खास होती है, कुछ अलग होती है। और एक ऐसे होते उत्क्रमणीय होते हैं और एक ऐसे होते अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। नेक्स्ट जो हमारा चौथा नंबर है वो भी देख लेते हैं। अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है। जो भौतिक अधिशोषण होता है उसकी एंथैल्पी कम होती है, लगभग 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। लेकिन अब वहीं अगर रासायनिक अधिशोषण की बात की जाए तो इनकी जो एंथैल्पी होती है वो उच्च होती है, 80 से 240 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखिए जो हमारा 12वां क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए,
कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आप चाहे अभी जाइए चाहे बाद में जाइए, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जब उठाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको 100% चांस है कि मिलेगा। क्या एक टिंडल प्रभाव को समझाइए, या यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है टिंडल प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको जो मैंने इसमें लैंग्वेज लिखी है ये आपको किसी बुक या किसी भी क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगी। हमने सबसे सरल भाषा जो ये लैंग्वेज है, ये किसी 12th की बुक की लैंग्वेज नहीं है, ये लैंग्वेज जो है वो BSc की बुकों की लैंग्वेज है। बहुत ही सरल लैंग्वेज हमने लिखी है, सबसे अपने एक्सपीरियंस से हमने जो भी लैंग्वेज लिखी है वो लैंग्वेज है। देखिए इस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद हम कहते हैं आपको कोई डाउट नहीं होगा टिंडल प्रभाव में। देखिए टिंडल प्रभाव क्या होते हैं आप पहले समझ लीजिए। देखिए जब कोलाइडी विलयन को लेकर, कोलाइडी विलयन हम कोई बना लेते हैं, उसको क्या करते हैं एक पात्र में ले लेते हैं। कोलाइडी विलयन बना के उसको एक पात्र में ले लेते हैं। जब हम क्या करते हैं उस पात्र में क्या करते हैं एक प्रकाश की किरण डालते हैं, यानी कि प्रकाश डालते हैं। जब उस किरण में प्रकाश डालेंगे तो उस प्रकाश में जो जा रहा है उसके रास्ते में जो मार्ग में जो पड़ने वाले कोलाइडी कण जो होंगे, कोलाइडी कण होंगे, कोलाइडी विलयन है तो उसमें वो कैसे होते हैं चमकने लगते हैं। और जब चमकने लगते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं शंकु के आकार के, और इसे शंकु प्रभाव या टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो आइए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। यही चीज़ हमने लिखी है जो आपको हमने समझाई है। देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, जब किसी कोलाइडी विलयन को एक पात्र में लेकर, देखिए जब किसी कोलाइडी विलयन को एक पात्र में लेकर उसमें प्रकाश की किरण डाली जाती है, उसमें जो प्रकाश होता है उसकी किरण डाली जाती है, तो किरण के मार्ग में पड़ने वाले जो किरण जो होती है उसके मार्ग में पड़ने वाले कोलाइडी कण होते हैं वो कैसे होने लगते हैं, चमकने लगते हैं। जब उसके मार्ग में जो कोलाइडी कण पड़ेंगे वो चमकने लगेंगे और एक शंकु के आकार की रचना का निर्माण कर देते हैं। ये देखिए अभी हम चित्र में आपको दिखाएंगे, शंकु के आकार की रचना का निर्माण कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं टिंडल या शंकु कहते हैं, और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए हम इसका चित्र भी दिखा देते हैं आपको। देखिए ये कोई चित्र है, आप इस चित्र को समझ लीजिए, परिभाषा रटने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप इस चित्र को समझ लीजिए। देखिए चित्र क्या है, देखिए एक कोई हमने कोलाइडी विलयन ले लिया, कोलाइडी विलयन ले लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत से इसमें प्रकाश डाला, इसमें प्रकाश डाला तो ये लेंस है कोई, ठीक है, लेंस से प्रकाश प्रवर्तित हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कोलाइडी विलयन में पड़ा, यहाँ पर प्रकीर्णित प्रकाश हुआ, तो हमें यहाँ पर जो हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो कोलाइडी कण जो होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देने लगेंगे, और जब चमकने लगते हैं तो इसे जो एक शंकु के आकार की ये वाली जो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर से यहाँ तक आपको एक शंकु दिखाई देता है, ये शंकु के आकार की रचना होती है, तो इसे टिंडल शंकुया और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्राउनी गति। देखिए हम इसको भी आपको सबसे सरल भाषा में समझाएंगे और सबसे सरल तरीके से, बिल्कुल चित्र से भी। देखिए ब्राउनी गति क्या होती है, ब्राउनी गति क्या होती है, देखिए इस पर एक टिप्पणी करना है आपको, या आपको लिख के आ सकता है कि ये भी क्वेश्चन आपसे आएगा 4 मार्क्स में, और जो ऊपर था वो भी आपसे 4 मार्क्स में ही पूछा जाएगा अगर पूछा जाता है तो। देखिए ब्राउनी गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या ब्राउनी गति के प्रभाव को समझाइए। देखिए ब्राउनी गति क्या होता है, कोलाइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। आप ये चीज ध्यान रखिए, कोलाइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। बस 2 लाइन की परिभाषा, कोलाइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति। अभी याद कर लीजिए, कोलाइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति को ही हम ब्राउनी गति कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए उनके नाम पर इसे ब्राउनी गति कहते हैं, उनके नाम पर ही हम इसे ब्राउनी गति कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो आपसे 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने जो क्वेश्चन लिए वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं कहता हूं कि आपको इस समय से फंसेगा ही फंसेगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए, स्वर्ण संख्या, पेप्टीकरण, हर्डी सुलझे का नियम, विद्युत कण संचलन। ये क्वेश्चन पेप्टीकरण हो गया, स्वर्ण संख्या हो गया, हर्डी सुलझे का नियम, विद्युत कण संचलन। आप अगर देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन 4 से 6 बार आ चुके हैं। आप अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर्ण संख्या पर। देखिए अगर हम बात करें स्वर्ण संख्या की तो स्वर्ण संख्या क्या होती है, वह आप लिखेंगे द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड या रच्छी कोलाइड। देखिए रच्छी लिखा है, रच्छी कोलाइड होता है। द्रव स्नेही कोलाइड को हम रच्छी कोलाइड भी कहते हैं। देखिए द्रव स्नेही कोलाइड या रच्छी द्रव स्नेही कोलाइड की ml यानी कि मिलीग्राम, ml का मतलब होता है मिलीग्राम,
मिलीग्राम, ठीक है। ml का मतलब है मिलीग्राम में, वह मात्रा। देखिए द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, द्रव स्नेही जो कोलाइड है उसकी मिलीग्राम में वह मात्रा है जो क्या करती है, जो वह मात्रा जो 10 ml सोने के, जो 10 ml गोल्ड होता है उसके सोने के कोलाइडी विलयन का, 10 ml सोने के कोलाइडी विलयन का 10% NaCl के, 10% NaCl के 1 मोल में होने वाले स्कंदन को रोक दे उसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से तैयार करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण क्या होता है, दूसरा जो है पेप्टीकरण क्या होता है, जब ताजा, देखिए पेप्टीकरण क्या होता है, किसी ताजा अपक्षेपित पदार्थ में, किसी भी ताजे अपक्षेपित पदार्थ में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्ट, उसमें जो प्रयुक्त वैद्युत अपघट्ट मिला देने पर कोलाइडी विलयन बनाया जाता है उसे पेप्टीकरण कहते हैं, ठीक है, पेप्टीकरण कहलाता है। आइए नेक्स्ट हार्डी-सुलजे का नियम, सबसे सरल भाषा में देखिएगा, हार्डी-सुलजे का नियम देखिए। इस नियम के अनुसार आप लिखेंगे या इस नियमानुसार विपरीत आवेशित आयन, जो विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता, जो विपरीत आवेशित आयन होंगे उनकी संयोजकता जितनी अधिक होगी कोलाइडी विलयन के लिए उनकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। जो हार्डी-सुलजे वैज्ञानिक थे वो कहते थे कि विपरीत आवेशित, इस नियम के अनुसार उन्होंने अपने जो नियम दिया था उस नियम के अनुसार वो कहते थे कि विपरीत आवेशित आयन जो होंगे उनकी संयोजकता जितनी अधिक होगी उनकी जो विपरीत आयन उनकी संयोजकता जितनी ही अधिक होगी कोलाइडी विलयन के लिए उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, वैद्युतकण संचलन। वैद्युतकण संचलन क्या है, वैद्युतकण संचलन क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के, देखिए समझिए आप पहले यहां से समझिए, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, देखिए वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में बात कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ना कि वैद्युत क्षेत्र प्रभाव में, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करते हैं या गति करते हैं। समझिए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र का जब उन पर प्रभाव लग रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रॉन की ओर गमन या गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की ओर गमन विद्युत कण संचलन, यानी कि जो विद्युत यानी कि कोलाइडी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो कोलाइडी कण इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करते हैं उसे ही विद्युत कण संचलन कहते हैं, इसे ही विद्युत कण संचलन कहते हैं या विद्युत कण संचलन कहलाता है। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, पसंद आया तो हमें वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम इसी प्रकार चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट के वीडियो आपको देते रहते हैं, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम।